G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन, तीसरे सेशन वन फ्यूचर पर चर्चा जारी और ब्राजील और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को पौधे भेंट किए और जो बाइडेन वियतनाम के लिए हो चुके हैं रवाना। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इस वक्त ये दो बड़ी खबरें हैं जिनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आखिरी सेशन पर इस वक्त चर्चा हो रही है जो कि है वन फ्यूचर। ये तीसरा सत्र इस वक्त चल रहा है और इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, क्योंकि जो 3 सेशंस होने थे वो तीनों सेशंस, कल 2 सेशंस और आज तीसरा सेशन। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्राजील और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्षों ने, उनके राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को पौधे भेंट किए। ये एक स्पेशल इवेंट था जो इस दौरान हुआ। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन G20 सम्मेलन के खत्म होने के बाद उसमें क्या शामिल रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसकी शुरुआत की तो वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया, उस थीम का जिक्र किया, उन सेशंस का जिस पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और अब प्रधानमंत्री के संबोधन में कौन सी चीजें शामिल होती हैं ये देखना होगा, क्योंकि न सिर्फ ये बल्कि आज बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है और उनके भी समय निर्धारित है। जैसे ही ये तीसरा सेशन खत्म होगा, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, उसके ठीक थोड़ी देर बाद द्विपक्षीय वार्ता, बायलैटरल टॉक शुरू हो जाएंगे, जिस पर आज सबकी नजरें रहने वाली हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यू के देवनाथ सर हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डी के पांडे सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विनोद शुक्ला विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विनोद शुक्ला, आप ही के साथ मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि अब ये इस वक्त मैं एक ट्वीट दिखा रही हूं, भारत के साथ एकता, समावेश और शांति की ओर। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब राजघाट पर राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे और वो बापू की समाधि की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और ये तस्वीर साझा की गई है। ये है पीयूष गोयल की तरफ से किया गया ट्वीट फॉर वर्ल्ड पीस, यानी कि दुनिया में शांति के लिए ये जो तस्वीर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखिए एक और ट्वीट जहां पर पूज्य बापू को नमन किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत ये ट्वीट करते हैं और राजघाट पर G20 के राष्ट्राध्यक्षों को, पूज्य बापू को नमन करते हुए उन्होंने ये तस्वीरें साझा की हैं। और जाहिर है कि इनकी चर्चा सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं विनोद शुक्ला जी, ये तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया में भी इन पर चर्चा होगी। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो अपने आप में एक बड़ा संदेश देती हैं, शांति का संदेश देती हैं और आने वाली समस्याओं के हल के तौर पर इनको देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले मैं आपसे पूछूं कि कूटनीतिक लिहाज से भारत इन तीनों सेशंस के बाद और इन राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात के बाद और हुए ऐलानों के बाद कहां पर खड़ा है? भारत इन सब ऐलानों के बाद, बैठकों के बाद और इस बड़े मेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के बाद भारत एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां वो पूरे विश्व को दिशा देने की स्थिति में है कि हमारे विकास का, हमारे सह अस्तित्व का, हमारे जो ऐसे देश हैं जिनको हमको साथ लेके चलना है, उनको साथ ले चलने का तरीका जो है वो उसका क्या रोड मैप है, उसका मार्ग किधर से होकर के जाता है। और ये जो रास्ता है, भारत वो रास्ता दिखाने के लिए टॉर्च बियरर की तरह से आगे खड़ा नज़र आएगा और वो टॉर्च प्रधानमंत्री के हाथ में नज़र आएगी। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। और इन सब को अंडरलाइन हर एक सेशन में, चाहे वो एक विश्व हो, एक की बात, मतलब एक ग्लोबल उसकी बात हो, परिवार की बात हो। बस अपडेट करना चाहूंगी क्योंकि आधे घंटे बाद G20 की जो बैठक है वो खत्म हो जाएगी, आधे घंटे का वक्त और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शामिल रहने वाला है। जो वन फ्यूचर पर अभी सेशन चल रहा है उस सेशन के ठीक बाद, जिसमें आधे घंटे का वक्त और बाकी है, क्योंकि सुबह से लगातार हमने इवेंट्स और तस्वीरें देखी किस तरीके से स्केड्यूल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ आधे घंटे का वक्त और बचा है जब वन फ्यूचर पर यह सेशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शुक्ला सर प्लीज करें। हाँ, तो ये जो बात कही जा रही है प्लेनेट, पीपल, पीस और प्रॉस्पेरिटी, इसको केंद्र में रख करके ये सारी की सारी गतिविधियां हैं।
और जैसा मैं कह रहा था कि भारत एक टॉर्च बियरर की तरह से, और उस टॉर्च को प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हुए नजर आएंगे, और उन्होंने अपनी सारी बात अंडरलाइन की है एक के बाद एक। और ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे गांधी जी की समाधि पर यात्रा, मतलब सबको उनको श्रद्धांजलि देने की बात हो, या बायलैटरल टॉक से जो बातें निकल के आ रही हैं, वो सब वही हो। और वो कंक्लूडिंग जो संबोधन होगा प्रधानमंत्री का, उनमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे चीज़ें हम खुद समझ पाएंगे कि हाँ, हम इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो हमको आधे घंटे बाद और चीज़ें, थोड़ा सा आधे घंटे का और इंतजार करना होगा प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं अपने संबोधन में। लेकिन यूके देवनाथ सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय जिस पर चर्चा हुई वो फूड सिक्योरिटी को लेकर था। पूरा ग्लोबली हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन किस तरीके से है, जो पश्चिमी देश हैं उससे कितने ज़्यादा प्रभावित हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। सबसे ज़्यादा असर उसका अल्प विकसित या विकासशील देशों पर पड़ा है। ऐसे में जो आह्वान किया गया, और ये भी कहा कि जो खाद्य भंडारों पर हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। ये कितना बड़ा एक प्रोजेक्शन था G20 के मंच से उन देशों के लिए जो इसमें शामिल हैं और इस तरीके की आपूर्ति को बाधित कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे ही G20 के इस दिल्ली सेशन की स्टार्ट हुई, हमारे ऊपर थोड़ा सा दबाव था कि हम रूस को थोड़ा क्रिटिसाइज़ करें। ओडेसा पोर्ट पर जो हमले किए गए हैं खाद्यान्नों के भंडारों पर, लेकिन भारत ने उसको इस तरह से मैनूवर किया कि हमने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन हमने ऐसे सपोर्ट किया है कि तुर्की ने जो इनिशिएटिव लिए हैं ओडेसा पोर्ट से यूक्रेन द्वारा पैदा किए हुए ग्रेन्स को किस तरह से विश्व के भंडारों में छोड़ा जाए, तो यानी अच्छा, क्योंकि देवनाथ सर आप इसी की बात करें, एक और अपडेट जल्दी से मैं दे देती हूं। अब से थोड़ी देर में रूसी विदेश मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और यूक्रेन युद्ध पर लावरोव उस वक्त अपना पक्ष रखने वाले हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर भी लावरोव की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। जाहिर है कुछ बिंदुओं को वो भी शामिल करेंगे, और खासतौर से इन रेफरेंस ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। देवनाथ सर जी हाँ, तो रूस से जो सर्गेई लावरोव आए हैं उनको भी शायद खुशी होगी कि भारत ने रूस का सहयोग दिया है। माने ये है कि भारत ने भी पूरे डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग इस तरह से निर्धारित की कि रूस की कोई आलोचना खुले तौर पर नहीं की, और पश्चिमी देश भी खुश हैं। हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी फंड की स्थापना की जा रही है, जिसमें कि शायद सबसे बड़ी बात यह होगी कि भविष्य में किस तरह से मिलेट और दूसरे जो मोटा अनाज है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, क्योंकि दुनिया में कई जगह पर सॉइल जो है वो गेहूं और चावल के खेती के लिए सूटेबल नहीं है। इस तरह से दुनिया में कई जगह पे आबोहवा वातावरण ऐसा है कि बारिश ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम बूंदाबांदी होती है पूरे साल में, तो वहां पर मोटा अनाज ही उपयोगी होगा, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और उसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा कि भारत ने उस दौरान इस जरूरत के समय पे किस तरीके की पहल की, उससे भी एक बड़ा संदेश किया। जल्दी से आपको 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंक्लूसिव तस्वीरें हैं G20 शिखर सम्मेलन को लेकर, जहां 3 बहुत महत्वपूर्ण सेशन हुए उस थीम के साथ, जिसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इसकी शुरुआत की थी। वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया था, पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर सामने पेश किया, और इसके साथ ही ये भी बताया कि कैसे हम एक धरती है, एक परिवार है, और एक भविष्य के तौर पर हमको आगे बढ़ना होगा, साथ मिलकर उन चुनौतियों का सामना करना होगा। देखिए, पहले सेशन की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, वन अर्थ जिसका थीम रहा। दूसरे सेशन की तस्वीर, ये दोनों ही सेशंस कल हुए थे, यानी कि G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन हुए थे, जिसमें हमने चर्चा की वन फैमिली की, एक परिवार की। और तीसरा सेशन जिसका मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले जिक्र किया, आधे घंटे से भी अब कम का वक्त बचा है, वन फ्यूचर पर इस वक्त इस तीसरे सेशन में चर्चा हो रही है, जिसमें एक स्पेशल इवेंट भी था जब ब्राजील और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी को पौधे भेंट किए। यह भी एक इसका स्पेशल सेशन था, क्योंकि वो एक तरीके का जेस्चर होता है, और उस जेस्चर को सामने रखा जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जब हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, कैसे इन तमाम चीजों का योगदान हो सकता है, इन सब को शामिल किया गया। बहरहाल थोड़ी ही देर में
ये तीसरा सेशन भी खत्म होने वाला है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी रहने वाला है। अब पांडे सर, क्योंकि फूड एंड चेन सप्लाई किस तरीके से बाधित हुई वो हम सब ने देखा, लेकिन मोर देन दैट इकोनॉमिकली, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, और अगर मैं जो फैसले लिए गए हैं उसमें व्यापार के लिहाज से भारत सेंट्रिक आपसे सवाल पूछूं तो आपको क्या आउटकम्स अभी तक कोई नजर आते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जिसका कि हम सवेरे से चर्चा कर रहे हैं, जो कॉरिडोर बन रहा है, इसका एक अनुमान के हिसाब से हमारे व्यापार को 40% जो है लाभ होने की संभावना है, यानी कि ग्रोथ प्रोपोर्शंस बढ़ने की संभावना है। हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, निश्चित रूप से हमारे प्रोडक्ट वहाँ लोगों तक पहुँच सकेंगे और हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका भी हमारे यहाँ आने में सुगमता होगी। तो देखा जाए तो ये हमारी विन विन सिचुएशन होगी अगर कॉरिडोर जो है सही रूप में आ पाता है, और जितना जल्दी आएगा उतना हमें लाभ होगा। भारत के लिए आवश्यक ये है कि इस कॉरिडोर को जितना जल्दी हो उसको जो है एग्जीक्यूशन में लाया जाए, इसके लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाए जाए। और ये वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो हम बनने की बात कर रहे हैं उसके लिए ये कितना बड़ा एडिशन? देखिए, निश्चित रूप से हम बहुमुखी विकास चाहते हैं। ये हम नहीं चाहते कि एक ही दिशा में हमारा विकास हो, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम नहीं चाहते कि दूसरे देशों पर बिल्कुल बोझ बने या किसी प्रकार के किसी विषम परिस्थिति में हम हॉस्टेज हो जाए उनके हाथों, हम मजबूर हो जाएं कि हम चाहते हैं और हमें वो सामान नहीं मिल पाए। तो हालांकि इतना आसान नहीं है इन सब चीज़ को हासिल करना, लेकिन हमारे प्रयास उस दिशा में सतत लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी आत्मनिर्भरता की ओर ये कदम, ये जो कनेक्टिविटी हमें मिलेगी मिडिल ईस्ट से, सेंट्रल एशिया से और वेस्टर्न एशिया से, और साथ में यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बहुत इजीली कनेक्टिविटी होगी, निश्चित रूप से हमारे व्यापार को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और जब हमारे एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होंगे, फॉरेन एक्सचेंज हमारा इंप्रूव होगा, फॉरेन एक्सचेंज इंप्रूव होगा तो हमारे जो हमारे फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लाने की, उस सब में हम बहुत गति से आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान रहे कि हम अपने स्पेस माध्यम से NISR के ऊपर भी जो है इसमें समिट में डिस्कशन हुआ है कि नासा और भारत, इसरो दोनों मिलके अपना प्रोजेक्ट जो है उसको इस साल के अंत तक या अगले साल लॉन्च करना है हमको। हाँ। उस पर भी आगे बहुत तेजी से कार्रवाई हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लेकर आई ये पॉइंट, क्योंकि शुक्ला साहब हमने देखा कि किस तरीके से चंद्रयान 3 के समय नासा मॉनिटरिंग करता हुआ नजर आ रहा था। जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली थी उस दौरान नासा की साझेदारी और इनफैक्ट EU की भी, यूरोपियन यूनियन। ऐसे में ये स्पेस के लिहाज से, क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉपर डिस्कशन स्पेस को लेकर हुआ है क्या आपकी जानकारी में? बिल्कुल स्पेस को करके न केवल यहाँ पर चर्चा हुई है बल्कि बायलैटरल में भी US प्रेसिडेंट के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की चर्चा हुई है, और उसी के बाद इसरो और नासा के कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। देखिए, इसमें शायद मैं भारतीय हूँ और भारत की उसको ज़्यादा आंक ना हूँ या शायद मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी आज जिस तरह से हम चंद्रयान को लेकर के या आदित्य L1 को लेकर के या मंगल जो हमने मंगल पर अपना वो भेजा था, उसमें हमारी सफलता विश्व के बाकी देशों की सफलता की तुलना में बहुत आगे और बहुत एक्यूरेट है। तो हम कह सकते हैं कि इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम 100 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करते हैं, हम दूसरों का सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें अब हम अग्रणी देश के रूप में उभर के आए हैं। तो ये थोड़ी सी मुझे दूसरी तरह की सिचुएशन लग रही है, जहां बाकी के देश, इवन विकसित देश भी भारत से असिस्टेंस और भारत के साथ काम करना और उसमें भी बड़ी बात ये, और मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगी क्योंकि G20 के जितने भी नेता थे, राष्ट्राध्यक्ष से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए बधाई दी गई इस दौरान। ये अपने आप में डेफिनेटली एक गौरवान्वित करने वाला पल था, क्योंकि भारत ने साउथ पोल पर लैंडिंग के साथ जिस मुकाम को हासिल किया है, वी आर द फर्स्ट वन। जब हम पहले होते हैं, जब हम अग्रणी होते हैं, तो हमारे पास ये एडवांटेज भी होती है कि हम उसमें अगुवाई करते हुए बाकी देशों को अपने साथ लेकर चले। और जाहिर बात है, जो स्पेस क्रांति की बात लगातार भारत कर रहा है, उसके लिए आदित्य L1 के साथ भी हम आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन तकनीक का इस्तेमाल यूके देवनाथ सर मानव विकास में हो, ये कैसे होगा? और खास तौर से बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो तकनीक साझा करने की बात हो रही है, डिफेंस सेक्टर में कैसे बढ़ेगी? सायरन बजा, इसलिए ब्रेकिंग न्यूज है। G20 डिक्लेरेशन पर देखिए अमेरिका का स्टेटमेंट आ चुका है, और अमेरिकी NSA की तरफ से ये बयान आया है, शांति की ओर बढ़ा कदम, ये कहा है अमेरिका ने, अंतर्राष्ट्रीय नियम माने रूस।
ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। देखिए, जिस चार्टर की बात की जा रही है और यूएन चार्टर फॉलो हो, यही कहीं ना कहीं दोहराया अमेरिकी एनएसए की तरफ से गया है और शांति की ओर कदम बढ़ा है। शांति और अहिंसा, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दोहराते रहे हैं जब जब रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र आया है। और उसमें जब अमेरिकी एनएसए ये कहते हैं कि शांति की ओर बढ़ा ये कदम है, मतलब निश्चित तौर पर इस पर अग्रेसिव बातचीत हुई है, इस पर डीप बातचीत हुई है। और इसके साथ अमेरिका ने रूस का नाम लेते हुए क्लियर कर दिया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका पालन रूस को करना चाहिए। जल्दी से यूके देवनाथ सर, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत अमेरिका इंपॉर्टेंट बहुत कोशिश कर रहा था, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोशिश कर रही थी। अमेरिका के एनएसए ने पिछले 1 साल से बहुत जोर लगाया था कि इस लाइन को दिल्ली डिक्लेरेशन में शामिल किया जाए, लेकिन भारत ने इसको थोड़ा मॉडरेट कर दिया, वाटर डाउन कर दिया। और अब क्योंकि यह जो पंच लाइन है रूस के विरुद्ध, ये दिल्ली के डिक्लेरेशन में नहीं आया, तो अब अमेरिका ने इसको एज ए 1-to-1 इशू किया है, बिना भारत की प्रेसिडेंसी को चैलेंज करते हुए। एक बहुत ही नरम अंदाज होता है डिप्लोमेसी में, इसे कहते हैं कि मैं बात भी कह दूंगा और होस्ट को परेशान भी नहीं करूंगा। तो ये हो चुका है, कम से कम अमेरिका के स्टेटमेंट से, एनएसए के स्टेटमेंट से ये तो एस्टैब्लिश होता है। बहरहाल, जो मैं तकनीक की बात कर रही थी सब वो पेंडिंग है, उस पर मैं चर्चा करूंगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं और जैसा कि मैंने बताया, अब से थोड़ी देर बाद लगभग आप 15 मिनट मानकर और चलिए, जब तीसरा सेशन वन फ्यूचर पर जो चर्चा हो रही है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रहने वाला है, उस पर भी हमारी नजर है। भारत 24 की विशेष कवरेज जारी है।